गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निशान डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th क्लास का चैप्टर उपसहसंयोजी यौगिक। ठीक है, ये राजस्थान बोर्ड में 5 से 6 नंबर का होता है। नीट में अगर बात करें तो एक क्वेश्चन होता है, जेई मेंस में एक क्वेश्चन होता है, जेई एडवांस। अब जेई एडवांस में पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर होते हैं, तो पेपर 1 में भी एक क्वेश्चन आता है और पेपर 2 में भी एक क्वेश्चन आता है। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं इस साल निशान क्लासेस ने क्या अचीव करा। तो आप ये देखो बेटा कि इस साल निशान क्लासेस ने कोटा सिटी को राजस्थान की मेरिट में स्थान दिलाया। अभी तक तो कोटा की मेरिट आ नहीं रही थी। निशान क्लासेस के सहयोग से और स्टूडेंट की मेहनत से आज कोटा सिटी का अगर आप देखो तो स्थान राजस्थान में 9वें नंबर पर। तो राजस्थान स्टेट रैंक है सर हमारी बालिका की 9th और कोटा सिटी रैंक है 2nd। बालिका का नाम है प्रभा मीणा, जो सांगोद से कोटा सिटी में पढ़ने आई है और ये 2 साल कोटा सिटी में निशान क्लासेस में पढ़ी है बेटा। क्लियर यहां तक? चलो अब आगे पढ़ते हैं बेटा। हाँ, तो हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर कहां से शुरू होता है, क्या है सर? तो सबसे पहले चैप्टर यानी कि लेसन नंबर 5। ठीक है, लेसन नंबर 5 का नाम क्या है? उप सह संयोजन यौगिक। आप सभी स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है बेटा कि केमिस्ट्री को समझो, उसे रटो मत, रट्टा मत मारो बेटा। अब जैसे सबसे पहले पाठ का नाम आया तो मैं चाहता हूं कि आप पाठ के नाम को समझो, ये क्या चीज है सर। तो सबसे पहले क्या आया? यौगिक। यौगिक कैसे बनता है? परमाणु प्लस परमाणु, परमाणु और परमाणु के जुड़ने से बनते हैं अणु। पर ये परमाणु कैसे होने चाहिए बेटा? अलग अलग होने चाहिए। तो ऐसे अणुओं को केमिस्ट्री में यौगिक कहा जाता है। जैसे हाइड्रोजन को क्लोरीन से जोड़ा तो HCl बना, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से जोड़ा तो पानी बना, हाइड्रोजन को सल्फर से जोड़ा तो H2S बना, सोडियम को क्लोरीन से जोड़ा नमक बना। तो ये सब हमारे केमिस्ट्री में क्या कहलाएंगे? यौगिक कहलाएंगे। अब अगला शब्द है चैप्टर में उपसहसंयोजी। इस शब्द का मतलब कहां से आया? बंध से। बंध कब बनता है? जब 2 परमाणु जुड़ते हैं, A और B। ठीक है, अब ध्यान दें बेटा, A के पास इलेक्ट्रॉन है ज्यादा और B के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो A B से कहता है कि मैं इलेक्ट्रॉन रख दूंगा, बंध बना लो। तो इस बंध को बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन किसने रखे? A ने। तो A ने B पर क्या करा बेटा? उपकार। उपकार करने से जो बंध बना उसे कहते हैं उपसहसंयोजी बंध। उपसहसंयोजी बंध को किससे दर्शाते हैं? तीर के निशान से। अब तीर का निशान क्या है? इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, इनको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही। अब दान देने वाले को बोलते हैं लुईस शार और दान लेने वाले को बोलते हैं लुईस अम्ल। और अम्ल और क्षार की क्रिया से बनने वाले यौगिक को बोलते हैं लवण। तो आप जिस चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हो
वो चैप्टर हकीकत में क्या है? लवण। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हुआ लवण के बारे में बेटा। क्लियर यहां तक? ठीक है। तो अब हमारा नया टारगेट क्या हुआ बेटा? लवण। लवण में हम एग्जाम्पल में सबसे पहले नमक को ले लेते हैं। नमक एक लवण है। तो जब मैंने नमक को पानी में डाला तो नमक के टुकड़े हो गए बेटा। क्या हो गए? टुकड़े हो गए। टुकड़े होने की क्रिया को क्या कहते हैं? आयनन। क्लियर है यहां तक? अब नमक के टुकड़े करने पर मुझे क्या मिला? Na+ और Cl-। Na+ और Cl- मिला बेटा। तो आयनों की संख्या और प्रकृति। आयन की संख्या और प्रकृति के आधार पर लवण 3 प्रकार के होते हैं। क्लियर? किस आधार पे बेटा? आयनों की संख्या और प्रकृति के आधार पर लवण 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आए बेटा साधारण लवण। साधारण लवण में मैंने लिया उदाहरण नमक, KCl, MgCl2, इस तरह से बेटा। अब साधारण लवण में हमने नमक को घर में भी देखा है। तो जब आप नमक को किस में डालते हो? जल में। तो जल में डालते ही नमक का होता है पूर्ण अपघटन। पूर्ण अपघटन होता है। इस अपघटन से सोडियम अलग हो जाता है और Cl- अलग हो जाता है। तो धन आयन अलग हो गया, ऋण आयन अलग हो गया। तो प्रत्येक आयन को अलग अलग कर सकते हैं। अब मैं सोडियम को प्रयोगशाला में ले जाता हूं और वहां पर उसकी जांच करता हूं। जैसे हमारी बॉडी में से खून निकालकर प्रयोगशाला में जांच कर सकते हैं, उसी तरह हम सोडियम को प्रैक्टिकल लैब में ले जाते हैं, वहां जांच करते हैं। तो यहाँ प्रत्येक आयन का परीक्षण कर सकते हैं बेटा। ठीक है। इनके अपघटन पर एक प्रकार का धनायन मिला और एक प्रकार का ऋणायन मिला। क्लियर यहां तक बेटा? एक प्रकार का धन आयन और एक प्रकार का ऋणायन मुझे मिलने लगा बेटा। अब नमक का अस्तित्व कब तक है? तो आप देखो कि नमक सूखा रहेगा जब तक दिखेगा, पानी में डालते ही नमक गायब हो जाएगा। तो ठोस अवस्था में यह स्थायी है और गलित अवस्था में अस्थायी है। बोलो बेटा, आगे समझे। तो पहले कौन से लवण हुए? साधारण लवण। फिर दूसरे नंबर पर आए कौन से? द्विक लवण। द्विक लवण कैसे बने? दो साधारण लवण को 1:1, 1:1 का मतलब है एक अणु इस लवण का, एक अणु इस लवण का। ठीक है बेटा। तो कैसे बने? ये साधारण लवण से बने हैं। साधारण लवण में भी कैसा बेटा? 1:1, मतलब
एक अणु इस लवण का एक और अणु ले लो, जैसे मैंने लिया बेटा KCl.MgCl2, इसको लिया, इसको बोलते हैं बेटा, यहाँ 6H2O भी आता है, H2O, इसको बोलते हैं कार्नेलाइट। क्या बोलते हैं? कार्नेलाइट। फिटकरी देखी आपने? फिटकरी वो भी द्विक लवण में आता है बेटा, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O बेटा, ये फिटकरी है। अब फिटकरी को पोटाश एलम बोलते हैं बेटा, पोटाश पोटेशियम से लिया है और फिटकरी का नाम एलम होता है अंग्रेजी में, पोटाश एलम। अब फिटकरी के बारे में क्या जानते हो? फिटकरी ठोस होती है, पानी में डालते हैं गल जाती है, टूट जाती है। चलो आगे फिटकरी की बात करते हैं। ठीक है, ये 24 जल के अणु होते हैं बेटा इसके अंदर, है ना। फिटकरी का हमने क्या देखा कि जब तक ये ठोस है तो क्या है? स्थायी है। जल में यानी गल जाने के बाद तो गलित अवस्था में यह क्या है? अस्थायी है। क्लियर यहाँ तक बेटा? आगे पढ़ाया जाए। अब फिटकरी को पानी में डालते ही इसका क्या हो जाता है? पूर्ण अपघटन, यानी प्रत्येक पदार्थ के टुकड़े हो जाएंगे। जैसे इसके टुकड़े हुए, पोटेशियम मिला और SO4-2 मिला, इसके टुकड़े करे बेटा तो एल्यूमिनियम मिला और SO4-2 मिला, तो प्रत्येक आयन अलग अलग हो गया। तो प्रत्येक आयन का परीक्षण कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? अब एक और बात, नमक के जब टुकड़े करे थे तो एक प्रकार का धन आयन और एक प्रकार का ऋण आयन मिला, लेकिन इनके टुकड़े करने पर मुझे K+Al+ ऐसे मिला ना बेटा। कितने प्रकार? 2 प्रकार। तो 2 प्रकार के धनायन या 2 प्रकार के ऋणायन अगर मिलते हैं तो इन्हें कहते हैं द्विक लवण। अब आता है तीसरे नंबर का टॉपिक बेटा, जिसे बोलते हैं जटिल लवण, या इन्हें बोलते हैं संकुल लवण, या इन्हें बोलते हैं उप सह संयोजन योगी। ठीक है बेटा यहाँ तक? अब जटिल लवण भी कैसे बने? साधारण लवण से। अब अच्छी बात क्या है, देखो ध्यान देने वाली बात है, पूरी केमिस्ट्री की उत्पत्ति किससे हुई? साधारण लवण से। साधारण लवण को 1:1 में मिलाया तो क्या बना बेटा? द्विक लवण बना। और अलग अलग प्रकार के अनुपात में मिलाया, अलग अलग अनुपात में मिलाया बेटा तो क्या बना? जटिल लवण बना। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई? अब आगे बात करते हैं, ये जटिल लवण जो है वो बने कैसे दुनिया में? तो देखो आप 4K CN को बोलते हैं साइनाइड, 4 पोटेशियम साइनाइड लिए बेटा, और इसकी क्रिया
FeCN2 से करें तो जब इन दोनों के बीच में क्या होने लगी, क्रिया होने लगी, तो बड़ा सा यौगिक बना। क्या बना? बड़ा सा यौगिक बना बेटा, जिसे K4 ब्रैकेट FeCN का होल 6। अब सर एक बार गिनती कर लेते हैं। पोटेशियम कितनी बार? 4 बार। पोटेशियम कितनी बार? 4 बार। Fe एक बार, एक बार। साइनाइड 4 बार और 2 बार, यानी कि 6। अब ये बना सर हमारे पास एक जटिल यौगिक। क्लियर बेटा? जब इस यौगिक के टुकड़े करे मैंने, तो ध्यान से देखना, इन डिब्बों को अच्छे से देखना, है ना बेटा? तो जब मैंने इसके टुकड़े करे तो देखो डिब्बे के नीचे 1 लिखा हुआ है, तो जब टुकड़े करते हैं तो डिब्बे का 1 जाता है दूसरे के सिर पे, तो ये K+ हो गया बेटा। हो गया ना? ठीक है। पोटेशियम कितनी बार? 4 बार। इसका 4 डिब्बे के सर पे गया बेटा। देखो, अब आपसे मैं पूछूं कि डिब्बा पहले भी ऐसा ही था, डिब्बा अभी भी ऐसा ही है। डिब्बे के अंदर Fe उसी जगह पर है, साइनाइड उसी जगह पर है, यानी कि ये कहना चाह रहा हूं कि डिब्बा टूटने से पहले भी सुरक्षित है, टूटने के बाद भी सुरक्षित है। तो यहाँ टुकड़े पूरे पूरे नहीं हुए, अपूर्ण अपघटन हुआ है। तो कुछ इंफॉर्मेशन लिखो बेटा। सबसे पहले तो इनका क्या होगा? अपूर्ण अपघटन होगा। अब आपसे पूछे कि आपने पोटेशियम को अलग करा, हाँ सर कर लिया। Fe अभी भी जुड़ा हुआ है, साइनाइड अभी भी जुड़ा हुआ है, इसका मतलब Fe को अलग नहीं कर पाए, साइनाइड को अलग नहीं कर पाए। तो यहाँ पर प्रत्येक आयन अलग नहीं कर पाए आप। जब प्रत्येक आयन अलग नहीं कर पाए तो आप सबका परीक्षण भी नहीं कर पाओगे बेटा। तो प्रत्येक का परीक्षण नहीं। ठीक है? ये डिब्बा पहले भी ऐसा ही था, टूटने के बाद भी ऐसा ही, यानी ये ठोस अवस्था में भी स्थायी है और गलने के बाद भी स्थायी होते हैं। ठोस में भी स्थायी और गलित में भी स्थायी। बोलो हाँ या ना बेटा? क्लियर हो गए यहां तक बात? अब हमारे पास लवण 3 प्रकार के हो गए, तीनों को एक बार समझते हैं। साधारण लवण, द्विक लवण और जटिल लवण। ठीक है? चलो बताओ, ये क्या थे? ठोस अवस्था में स्थायी, गलित अवस्था में अस्थायी। ये भी यही है बेटा, ठोस अवस्था में स्थायी, गलित अवस्था में अस्थायी। जटिल लवण ठोस अवस्था में और गलित अवस्था में, दोनों में क्या है? स्थायी है। साधारण लवण से क्या हुआ था? एक प्रकार का धन आयन और एक प्रकार का ऋण आयन मिला था। इनमें क्या हुआ था? 2 प्रकार के धन आयन या 2 प्रकार के ऋण आयन मिले।
इनके अपघटन पर आपको याद दिलाऊं, जटिल आयन मिला था। याद करो, ऐसा बड़ा सा डिब्बा मिला था, ऋण आयन लिखा हुआ बेटा, है ना। और आगे देखो आप, इनमें क्या हुआ, प्रत्येक आयन अलग कर सकते हो, अलग कर सकते हो। प्रत्येक आयन का क्या कर सकते हैं बेटा, परीक्षण भी कर सकते हैं। प्रत्येक आयन अलग कर सकते हैं, हो गया। प्रत्येक आयन का परीक्षण भी कर सकते हो, यहां पर भी यही लिख दो। प्रत्येक आयन अलग भी कर सकते हैं, यानी तोड़ सकते हैं, और उसका परीक्षण भी कर सकते हैं। यहां क्या लिखो बेटा आप, प्रत्येक आयन अलग नहीं कर पाए थे हम, तो प्रत्येक आयन का परीक्षण भी नहीं मिलेगा हमें। तो ये हुआ साधारण लवण, द्विक लवण और जटिल लवण में अंतर। अब जटिल लवण जो हमने पढ़ा, इसमें से कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं बेटा। K for ब्रैकेट FeCN का होल 6। सबसे पहला क्वेश्चन, इस यौगिक का क्या करके बताओ, अपघटन करके बताओ, यानी इसके टुकड़े करके बताओ। तो डिब्बे के बाहर वाली चीज को अलग कर सकते हो आप। दोबारा बोलता हूं, डिब्बे के बाहर वाली चीज को अलग कर सकते हो आप। अभी मेरी बॉडी के बाहर जैसे ये नाखून आते हैं या बाल आते हैं, तो क्या हम इन बालों को कट कर सकते हैं सर? नाखून जो थोड़े बढ़ जाते हैं एक्स्ट्रा में, इनको कट कर सकते हैं? हाँ, कट कर सकते हैं, क्योंकि ये डिब्बे के बाहर है, यानी हमारी बॉडी भी तो एक डिब्बा ही है, तो डिब्बे के बाहर वाली चीजों को अलग कर सकते हैं बेटा। तो अपघटन करो, आंसर क्या आया सर इसका? 4 तो पोटेशियम आए और ये डिब्बा आया बेटा, -4। अब यहां से पूछा कि इसके अपघटन पर कुल आयन कितने मिलेंगे, तो अगला क्वेश्चन आया, कुल आयन बताओ। तो कुल आयन में जैसे धन आयन कितनी बार, 4 बार, तो धन आयन 4 बार। ऋण आयन, ये पूरा डिब्बा ऋण आयन कहलाएगा। आयन ना, जैसे मैं आपको याद दिलाता हूं, देखो घबराओ मत। SO4-2 ये ऋण आयन है, पर कितना है? 1 है। ये ऋण आयन है, पर कितना है सर? 1 है। अब बात समझ में आई बेटा? चलो अब बताओ, ये ऋण आयन है पर कितना है? 1 ही तो है। अब अगला क्वेश्चन आया बेटा, ऋण आयन और धन आयन का अनुपात बताओ। तो 1:4, क्योंकि उसने ऋण आयन पहले बोला है, धन आयन बाद में बोला है। तो अगला क्वेश्चन क्या पूछा बेटा उसने? चलो, धन आयन अनुपात ऋण आयन, तो 4:1, क्योंकि धन आयन 4 है और ऋण आयन 1 है। क्लियर यहां तक? आगे बेटा बात समझ में। अगला क्वेश्चन, इसमें से कौन से आयन का परीक्षण मिलेगा, कौन से आयन का परीक्षण नहीं मिलेगा? अगला क्वेश्चन किससे रिलेटेड आया? परीक्षण से। तो है ना, सुनना, परीक्षण किसका मिलेगा? तो किसका परीक्षण मिलेगा? जो अलग हुआ होगा। तो अलग कौन हुआ? पोटेशियम। तो पोटेशियम का परीक्षण मिलेगा। इसको प्रयोगशाला में ले जाकर आप इसकी जांच कर सकते हो बेटा। ठीक है, आगे क्वेश्चन, किसका परीक्षण नहीं?
किसका परीक्षण नहीं मिलेगा? तो आप क्या बोलोगे? Fe का परीक्षण नहीं मिलेगा, Cn का परीक्षण नहीं मिलेगा, क्योंकि ये डिब्बे के बाहर कभी गए ही नहीं बेटा, और अलग नहीं हुए तो परीक्षण कैसे करोगे आप? बोलो हाँ या ना। इस तरह के क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे चैप्टर के अंदर आता है शब्दावली, क्योंकि कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उस चैप्टर के शब्दों को समझना जरूरी होता है। ये बात मानते हो आप बेटा? अधिकतर आपने देखा होगा कि जो टीचर्स होते हैं वो डायरेक्ट चैप्टर्स के अंदर के टॉपिक्स को लेते हैं, लेकिन मेरा मानना है, दुनिया वालों की सबकी सोच अलग अलग है, सबकी सोच एक जैसी हो पॉसिबल नहीं है बेटा। मेरा मानना है कि जब भी किसी स्टूडेंट को चैप्टर पढ़ाया जाए तो उसे चैप्टर में काम आने वाले शब्दों की नॉलेज पहले से होनी चाहिए, ठीक है? तो हम इसी कॉन्सेप्ट पे पढ़ते हैं, तो हम शब्दावली पर ध्यान दें कि इस चैप्टर में शब्द कौन कौन से आएंगे, किस जगह पर किसको क्या बोलेंगे, ठीक है बेटा? चलो शब्दों को समझने की कोशिश करते हैं, है ना? इस उदाहरण में देखो, है ना? एक उदाहरण और लिख लेते हैं यहाँ पर। एक उदाहरण और लिख लेते हैं। एक उदाहरण और यहीं पे लिख लेते हैं, कलर चेंज करते हैं। ठीक है, चलो एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर में आपने अभी तक नोटिस करा कि बड़े कोष्टक वाले यौगिकों को ज्यादा लिखा जा रहा है बेटा। तो बड़े कोष्टक में लिखी संरचना को क्या कहते हैं? बड़े कोष्टक में लिखी संरचना को कहते हैं समन्वय मंडल। बड़े कोष्टक में लिखी संरचना को क्या कहेंगे? समन्वय मंडल। याद कर लो पहला नाम, बड़े कोष्टक वाली संरचना का नाम समन्वय मंडल है, ठीक है? आगे आ जाओ। केमिस्ट्री कहती है कि आगे वाली वस्तु पॉजिटिव और पीछे वाली वस्तु नेगेटिव। तो अभी ये डिब्बा कैसा है? नेगेटिव, क्योंकि ये पीछे है। अभी ये डिब्बा कहाँ है? आगे, तो पॉजिटिव है, ठीक है? आगे चलें। ये वाला डिब्बा तो अकेला ही है सर, तो यानी उदासीन है। आगे और चलो बेटा। ये वाला डिब्बा पॉजिटिव, ये वाला डिब्बा नेगेटिव, तो समन्वय मंडल धनात्मक हो सकता है, समन्वय मंडल ऋणात्मक हो सकता है, समन्वय मंडल उदासीन हो सकता है, समन्वय मंडल एक भी हो सकता है। इस वाले उदाहरण में तो देखो बेटा, समन्वय मंडल दो भी हो सकते हैं। तो बोलो समन्वय मंडल आया आप सबको समझ में बेटा? आगे बढ़े। समन्वय मंडल के बाहर आपने देखा इसमें पोटेशियम है ना? तो समन्वय मंडल के बाहर लिखी संरचना को कहते हैं सामान्य आयन, या इसे हम कहते हैं प्रति आयन, या इसका एक और नाम है आयनन मंडल। अब एक शब्द सुनो बेटा, आपने नोटिस करा इसको आयनन मंडल भी बोल रहे हो। इसका मतलब
इसे तोड़ा जा सकता है। इसे अलग किया जा सकता है। इसे हटाया जा सकता है ना। ठीक है। सामान्य आयन आगे हुआ तो पॉजिटिव का हो जाएगा, सामान्य आयन पीछे हुआ तो नेगेटिव का हो जाएगा। तो सामान्य आयन पॉजिटिव भी हो सकता है, सामान्य आयन नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है। सामान्य आयन, अब इस वाले में देखो, Ni वाले में देखो, इस वाले उदाहरण में तो सामान्य आयन है ही नहीं बेटा। तो सामान्य आयन हो ऐसा जरूरी नहीं है बेटा। आगे यहां तक बात समझ में क्लियर? आगे पढ़ते हैं। अब आगे चलो, आप बड़े कोष्टक को देखो सर, है ना। बड़े कोष्टक में आप ये देखो कि आपने सबसे पहले किसे देखा, तो आप क्या बोलोगे? बड़े कोष्टक में, यानी कि इस डिब्बे में सबसे पहले Fe को मैंने देखा, है ना बेटा। तो बड़े कोष्टक में लिखी संरचना को, सबसे पहले लिखी संरचना को केंद्रीय धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रीय धातु कहते हैं। क्लियर? अब केंद्रीय क्यों बोलते हैं, इसका भी रीजन है बेटा अपने पास, क्योंकि जब हम फ्यूचर में इनका चित्र बनाएंगे तो यह केंद्र में जाएगा बेटा। केंद्र यानी बीचों बीच। ठीक है। धातु, अब आपने धातु शब्द सुना है तो दो बातें याद आती है। धातु इलेक्ट्रॉन देते तो हैं पर लेते नहीं, है ना बेटा, यही सुना है। तो धातु केमिस्ट्री में या तो धनायन मिलेंगे या फिर उदासीन मिलेंगे बेटा। धातु जैसे इसमें आपने Fe को देखा, इसमें Cr को देखा, इसमें निकल को देखा, तो Cr, निकल, क्रोमियम, कोबाल्ट, ये कौन से ब्लॉक के? डी ब्लॉक के। तो अधिकतर केंद्रीय धातु क्या होते हैं? डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। डी ब्लॉक तत्व ही क्यों? क्योंकि इनके पास रिक्त कक्षक होते हैं। क्या होते हैं? रिक्त कक्षक। अब इन रिक्त कक्षकों में ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं, इसलिए इनको केमिस्ट्री में लुईस अम्ल कहते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं सर। अब बात करो, देखो बड़े कोष्टक पर आओ। आ गए सर। बड़े कोष्टक में आप ये देखो कि Fe के आगे कौन है? Fe के आगे कौन है? तो आप क्या बोलोगे? Fe के आगे तो साइनाइड है सर, है ना बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस साइनाइड को क्या बोलते हैं? साइनाइड को बोलते हैं लिगेंड। लिगेंड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है, इसलिए इनको लुईस क्षार कहते हैं। क्लियर यहां तक? अब ये क्षार है और ये अम्ल है, ये दान देने वाला है, वो दान लेने वाला है। तो दान देने वाले और दान लेने वाले के बीच में एक बंध बनता है बेटा। कौन सा? याद करो, उपसहसंयोजी बंध। बोलो, यहां तक मेरी बात समझ में आने लगी क्या बेटा? कौन सा बंध बना? उप सह संयोजी बंध बनकर तैयार हो गया। क्लियर यहां तक? आगे पढ़ाया जाए बेटा। ठीक। अब
ये 6 क्या है? 6 को हम बोलेंगे साइनाइड की संख्या। किसकी संख्या? तो आंसर आएगा लिगेंड की संख्या। किसकी संख्या? लिगेंड की संख्या। क्लियर हो गया यहां तक बेटा? बात आगे पढ़ाया जाए। अब संख्या को केमिस्ट्री में कैसे बोलते हैं? डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ये इनको बोलते हैं। क्लियर यहां तक? अब एक और बात, अब मैं आपसे पूछूं कि एक साइनाइड ने एक बार बंद बनाया, बनाया ना बेटा, ऐसे बंद बनाया, तो कितने साइनाइड है? 6। तो 6 साइनाइड ने 6 बार बंद बनाया होगा ना? हाँ या ना बेटा? है ना? ऐसे समझो, होगा ना 6। ठीक है, अब ये 6 बंद बनाएंगे नहीं बनाए? बनाएंगे सर। तो यहां बंद की संख्या, बंद की संख्या, बंद की संख्या को क्या बोलते हैं सर? समन्वय संख्या। क्या बोलते हैं? समन्वय संख्या। इसे उप सह संयोजन संख्या भी बोलते हैं बेटा। उप सह संयोजन संख्या। क्लियर है यहां तक? शब्दावली आने लगी कुछ समझ में? कुछ और शब्द भी सिखाऊं बेटा नए? चलो नए शब्दों को भी ट्राई करते हैं। अब आगे बात करते हैं। देखो सर, NiCO4, इसमें निकल को क्या बोलोगे आप? केंद्रीय धातु। अब कार्बन मोनोऑक्साइड का इस चैप्टर में नाम है कार्बोनिल, याद कर लो बेटा। अब आपसे पूछे कि कार्बोनिल कितनी बार है? 4 बार। क्या चारों कार्बोनिल सेम है क्या? सर सेम है। कार्बोनिल क्या है इस चैप्टर में? लिगेंड है। लिगेंड कैसे निकले? समान। तो जब लिगेंड समान होते हैं तो इन्हें बोलते हैं होमोलैप्टिक। क्या बोलते हैं? होमोलैप्टिक। एक और उदाहरण देखो बेटा। ठीक है, इसमें लिगेंड, ये वाली पूरी की पूरी संरचना क्या कहलाएगी? लिगेंड कहलाएगी। क्या कहलाएगी? लिगेंड कहलाएगी। लिगेंड कितने हुए? 6। पर 6 में से आपसे पूछे कि 3 कौन से हैं, तो आप उत्तर दोगे NH3। 3 कौन से हैं, तो आप उत्तर दोगे H2O। तो हो गया ना अलग अलग, 3 अलग और 3 अलग। जब लिगेंड अलग अलग होते हैं बेटा, जब लिगेंड अलग अलग होते हैं तो इसे बोलते हैं हेट्रोलैप्टिक। 2 शब्द और पढ़ा है। होमोलैप्टिक मतलब एक जैसा, हेट्रोलैप्टिक मतलब अलग अलग। तो लिगेंड एक जैसे हो तो होमोलैप्टिक, लिगेंड अलग अलग हो तो हेट्रोलैप्टिक। ठीक है, आगे पढ़ते हैं सर। अगला शब्द आया है केंद्रीय धातु पर आवेश। ठीक है,
केंद्रीय धातु पर क्या निकालना है? आवेश निकालना है। आवेश निकालना है तो पहले दो चीजों को समझो, अणु कैसे पहचानोगे और आयन कैसे पहचानोगे। एग्जाम्पल देखो आप, इन दोनों को देखो बेटा, हो सकता है कि इजी वे में समझ में आ जाए। H2SO4 के सर पर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, देखो नहीं दिख रहा ना यहाँ पे, तो ये संरचना होनी चाहिए अणु। इसके सर पर आपको कुछ दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, -2 दिख रहा है, तो इस हिसाब से तो यह आयन होना चाहिए। तो अणु और आयन में क्या अंतर है ये बताओ बेटा। जिसके सर पे कुछ भी नहीं दिखे वो अणु, जिसके सर पे आपको प्लस या माइनस दिखे वो आयन। बोलो बेटा मेरी बात समझ में आई क्या यहाँ तक? ठीक है, अब आवेश निकालने के कुछ रूल होते हैं, जैसे आपने केमिस्ट्री में याद करा होगा, हे, ली, ना, की, रब, से, फरियाद, इन पर आवेश आपको सिखाया जाता है कि +1 याद करो। फिर उसके बाद बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप राजी, इन पर आवेश आपको +2 याद रखने को बोलते हैं। कुछ पर आपको सिखाया जाता है, जैसे OH पर आवेश -2, SO4 पर -2, OH पे -1, SO4 पे -2, PO4 पर -3 सिखाते हैं, और साइनाइड पर माइनस, क्लोरीन पर माइनस, ब्रोमीन पर माइनस, ऐसे सिखाते हैं ना। अब इन्हीं का प्रयोग करके मुझे आवेश निकालना सिखा दो सर, बस इतना सिंपल है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, Fe पर आवेश बताना है। ये लो, ये क्वेश्चन आज। अब एक काम करो, पहले जो सिखाया है उसको देखो, क्या आपको इसके सर पे कुछ लिखा हुआ दिख रहा है क्या? हाँ सर, सर पे तो कुछ भी नहीं है, एक डिब्बा है, पोटेशियम है और कुछ भी तो नहीं है। हाँ सर ठीक है, अच्छी बात है। तो ये मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, अणु। अणु केमिस्ट्री में क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। हाँ सर ये भी अच्छी बात है, उदासीन होते हैं। उदासीन का मतलब गणित में क्या होता है, 0। हाँ सर ये भी बात ठीक है। अब एक बात समझ में कि इस पर आवेश 0 है, ये मैंने समझ लिया। अब पोटेशियम कितनी बार है, 4 बार। Fe कितनी बार है, 1 बार। साइनाइड कितनी बार है, 6 बार। बराबर में क्या लिख दो, 0 लिख दिया सर, हाँ या ना। अब पोटेशियम पर आवेश +1, साइनाइड पर -1, तो ये हो गया कितना, प्लस का 4, इसको 4 से गुणा कर लो, कर लिया। ठीक है, Fe छोड़ दो, इस पर हमें 6 को माइनस से गुणा करो तो -6 बराबर में 0। ठीक है, आगे बढ़ो बेटा। Fe पर मुझे निकालना है आवेश, +4 को -6 से काटो तो Fe -2 बराबर में 0, -2 इधर ले जाओ, Fe पर आवेश +2। अब बोलो, आवेश निकालना थोड़ा बहुत तो आया होगा बेटा, आया? चलो आगे कुछ और एग्जाम्पल और करा देता हूँ आवेश निकालने के, ताकि आगे डर नहीं लगे हमें।
आपको उस चांदी पर भी आवेश बताना है और इस चांदी पर भी आवेश बताना है। सबसे पहले जो मैंने टेक्निक बताई उसको समझो। क्या आपको इसके सर पे कुछ दिखा? नहीं दिखा। तो सर ये क्या है? सर ये अणु है। क्या है बेटा? अणु है। आगे पढ़ो। इसमें चांदी कितनी बार? 2 बार। तो चांदी 2 बार। इसमें जल कितनी बार? 2 बार। पानी 2 बार। आगे इसमें साइनाइड कितनी बार? 2 बार। ठीक। अब एक बात बताओ, साइनाइड पर आवेश, साइनाइड पर आवेश होता है नहीं होता है? होता है सर, माइनस का। अब पानी खुद एक अणु है ना बेटा? हाँ सर, ये तो भूल ही गया था मैं। अब अगर पानी अणु है तो अणु पर तो आवेश 0 होता है ना? 0 होता है तो हटा दो बेटा। हटा दिया सर। ठीक है, अब यही बचा और बराबर में क्या बचा? 0 बेटा। तो 2 चांदी, इधर चलो, माइनस का 2 बार गुणा हुआ, बराबर 0। इस -2 को इधर ले जाओ, 2 चांदी बराबर प्लस का 2। तो 1 चांदी पर आवेश आएगा प्लस का 1। आया? उस थोड़ा थोड़ा आप समझ में आ रहा है? कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है बेटा। तो जिन बच्चों ने ये चैप्टर स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा, तो ये जो वीडियो बना रहा हूं मैं आपको, पहले आप इसको देखो। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी और घबराना भी नहीं। पढ़ाई लिखाई बहुत इजी है। बस फर्क इतना सा है कि जैसे आप चैप्टर के बीच में से बैठे हो तो हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाए, है ना बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला शब्द आता है समन्वय सत्ता। पहले केंद्रीय धातु को केंद्रीय क्यों बोलते हैं ये भी बता देता हूं। चलो, केंद्रीय धातु, इसी को समझ लेते हैं। Fe साइनाइड 6 बार, है ना बेटा? अब Fe का नाम क्या है इस चैप्टर में? केंद्रीय धातु। साइनाइड का नाम क्या है? लिगेंड। ठीक है, अब साइनाइड ने क्या करा? इलेक्ट्रॉन दान दिया। अब इसको हम चित्र में समझा देते हैं, दान कैसे दिया बेटा। 1 2 3 4 5 6 CN 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 और CN। इसने दान दिया इधर से और एक बार बंद बनाया, फिर इसने भी बनाया, फिर इसने, फिर इसने, फिर इसने, फिर इसने। तो आप ये देखो कि इस चित्र में Fe को आपने बीच में रखा, इसलिए इसको केंद्रीय बोलते हैं। ये जो क्या, ये तीर किसको बता रहे हैं सर? उप सह संयोजी बंध को बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? उप सह संयोजी बंध को बता रहे हैं। ठीक है बेटा, अब आ जाओ। ये तीर का पश्च सिरा किसको बता रहा है? कि इसने दान दिया है। तीर का अग्र सिरा लोहे की तरफ आ रहा है ना, तो इसने दान लिया है। दान लिया है। आगे बेटा, यहां तक बात समझ में? तो दान दिया और दान लिया। अब टोटल बंद कितने बनाए? तो बंद की क्या निकाली बेटा मैंने यहां पर? संख्या। टोटल संख्या आई 6। इसे बोलेंगे हम समन्वय संख्या। क्लियर यहां तक बेटा? आ गया? अगला शब्द पढ़ाऊं आपको। केंद्रीय धातु हो गया, इसको केंद्र में रखते हैं इसलिए ये बोलते हैं इसने इलेक्ट्रॉन लिया, उपसह संयोजी बंध बनाया,
ये सब बातें हमने इसमें पढ़ी। अब अगला शब्द आता है हमारे समन्वय सत्ता। समन्वय सत्ता, इस बड़े कोष्टक को क्या नाम दिया था हमने सबसे पहले? समन्वय मंडल। क्या नाम दिया था? समन्वय मंडल। अब इस समन्वय मंडल में आप ये देखो कि एक तो आपने Fe को बोला और एक साइनाइड को बोला, तो समन्वय सत्ता कैसे बना? केंद्रीय धातु प्लस लिगेंड। तो केंद्रीय धातु को लिगेंड से जोड़ देते हैं तो समन्वय सत्ता बनती है। समन्वय सत्ता को बड़े कोष्टक में बंद कर दो तो समन्वय मंडल बनता है। क्लियर बेटा? आगे पढ़ते हैं। अगला शब्द आता है समन्वय बहुफलक। समन्वय बहुफलक का संबंध है किससे? आकृति से। अब आपको फलक शब्द का मतलब भी बता देता हूं, दीवार। और दीवारों से एक घर बनता है जिसे हम वर्ग बोलते हैं। तो समन्वय बहुफलक का मतलब है डिब्बे की आकृति के बारे में बात करना। डिब्बे की आकृति के बारे में बात करना ही क्या कहलाता है? समन्वय बहुफलक। ठीक है, अब इसको हम कुछ उदाहरण से समझते हैं, पर पहले ये बताओ कि M को मैं केंद्रीय धातु मान लेता हूं और L को मैं लिगेंड मान लेता हूं बेटा इस जगह पे। ठीक है, अब मैंने पहला एग्जांपल लिया Ml2, यानी धातु से दो अणु जुड़े। ठीक है, तो इसका चित्र कैसा होगा? M बीच में आएगा, एक L इधर, एक L इधर। इसे बोलेंगे सरल रेखा, है ना। अगला आया Ml3। M से तीन अणु जुड़े हैं बेटा, यूं समझ लो आप। तो M को मैंने बीचों बीच रखा, 1, 2 और 3। अब यहां पर मैंने कुछ भी रख दिया, जैसे सपोज करो X, Y और Z। अब इस आकृति को बोलेंगे हम त्रिकोण। जैसे पराठा नहीं होता, पराठा, पराठे जैसा त्रिकोण, है ना। Ml4, M के साथ चार अणु जुड़े हैं, तो इसकी आकृति होती है पहले नंबर पर समतल वर्गाकार। इसकी आकृति क्या होती है? समतल वर्गाकार। समतल वर्गाकार कैसे? आप इसी को ले लो बेटा, ये जो चौकोर डिब्बा सा है ना, चौकोर डिब्बा सा, बस यही है सर, और कुछ भी नहीं। अब इसमें क्या करो, चार जगह आप लिख दो, यहां 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 लिख दो आप, 1 2 3 4, हो गया समतल वर्गाकार। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 1 2 3 4। अगली आकृति होती है चतुष्फलक। ये हो गया भैया चतुष्फलक। अब इसको चतुष्फलक क्यों बोलते हैं ये भी समझो। तो इसके लिए तो बेटा मुझे 3-4 पेन चाहिए। फिर
यहाँ है नहीं अभी स्टूडियो में। मैं आपको कल की वीडियो में ऐसा बनाकर बताऊंगा चतुष्फलक कैसे बनता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आकृतियां देख लो आप। 4 वाले के लिए क्या बोलेंगे, 3 वाले के लिए क्या, 2 वाले के लिए। अब अगर 5 अणु होते तो क्या बोलते सर आप? पांच अणु होते तो क्या बोलते? तो मैं m बीच में बनाता बेटा पहले तो, फिर 1 2 3 और इन तीनों पर मैं L L और L ऐसे पराठे की तरह बना दे। अब एक लाइन इस पराठे के ऊपर और एक लाइन इस पराठे के नीचे। जैसे आपने देखा होगा ना, कई बार छोटे बच्चे जो होते हैं वो पराठे के साथ खेलते हैं और उस पराठे के बीच में ऐसे उंगली कर देते हैं बेटा, और फिर उसको जो घुमाते हैं, उस तरह का चित्र है ये। आप देखो आगे बात समझें। इसको बोलते हैं त्रिकोण द्विपिरामिड। इसका मतलब क्या है? पिरामिड। इसका मतलब भी क्या है? पिरामिड। 2 हो गए, इसका मतलब त्रिकोण। तो क्या हुआ सर? नाम बोलो। त्रिकोण द्विपिरामिड। आगे बेटा यहां तक बात समझ में। अब आया ML6। यानी 6 अणु जुड़े हैं। कितने? 6 अणु जुड़े हैं बेटा। अब आप देखो, 1 2 3 4, है ना। तो L L L और L, ठीक है। ये हो गया आपका रजिस्टर का पेज। जैसे रजिस्टर के पेज की तरह हो गया बेटा, ये ऐसा हो गया ना। अब इस पर एक अणु ऐसे है, एक अणु ऐसे, यूं समझ लो आप। एक बंद ऐसे है और एक बंद इसके नीचे जा रहा है बेटा, ठीक है। यूं समझ लो आप, ठीक है। चलो ये ऐसे देखो आप, ठीक, यूं, और एक ऐसे। अब इसको अष्टफलक क्यों बोलते हैं इसका भी रीजन समझाता हूं आपको बेटा, है ना। एक मिनट फोन से समझा देता हूं, ठीक है बेटा। चलो ये तो हो गया आपके रजिस्टर। अब हो गया ये एक ऐसे। अब देखो, एक दीवार इधर से, एक दीवार इधर से, एक दीवार इधर से, एक दीवार इधर से, बन गए ना। टोटल कितनी दीवारें? 4। 4 दीवारें नीचे भी तो बनेगी बेटा। तो 1 2 3 4, 8 हो गई ना। 4 ऊपर की 4 नीचे की, तो क्या बना? अष्ट फलक। दीवार को फलक बोलते हैं। बोलो। अब ये आपको मैंने जो चैप्टर में पढ़ाया है इसे बोलेंगे अपन पार्ट 1, जिसमें आपको मैंने शब्दावली के बारे में सिखाया है। किसके बारे में? शब्दावली के बारे में, ठीक। अब आपको मैं पार्ट 2 भी भेज दूंगा बेटा चैप्टर का, और आपको कोचिंग से जेरोक्स भी दे दूंगा। तो आप उन नोट्स को बैठे बैठे भी घर पे भी कवर कर सकते हैं, और संडे को फिर आपको ऑफलाइन में समझा दूंगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, पढ़ाई को समझो, रटो मत बेटा। और निशान क्लासेस में आप ये देखो कि 79% वाला, 72% वाला आज कहाँ 95 96% ला रहा है। तो हम क्यों नहीं ला सकते? कोशिश तो करो एक बार निशान क्लासेस, और आपकी मेहनत से हो सकता है कि अगली बार राजस्थान में अपनी और अच्छी मेरिट आए बेटा। थैंक यू।